इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम रोजमर्रा की बातों में शायद उतना नहीं आता, लेकिन लिटरली दुनिया भर के लाखों बिजनेसेस इसके बैकएंड पर टिके हैं। कोई फ्लैशी मार्केटिंग नहीं, सिलिकॉन वैली का कोई झूठा हाइप नहीं। फिर भी आज ये एक बिलियन डॉलर एम्पायर है। और सबसे क्रेजी ट्विस्ट बताऊं, इसका फाउंडर एक कॉलेज ड्रॉप आउट था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ज़ोहो के ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे, जो हर यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए एकदम मास्टर क्लास है। ओके, तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। जीरो। और हाँ, ये कोई टाइपो नहीं है। ये असल में वो फंडिंग है जो इस ग्लोबल जायंट को शुरू करने के लिए वीसी से ली गई थी। मतलब बिल्कुल जीरो। आज के टाइम में जहां हर कोई बस सीड फंडिंग और इन्वेस्टर पिच डेक्स के पीछे भाग रहा है ना, ज़ोरो की कहानी पूरी तरह से बूटस्ट्रैपिंग और खुद पर अटूट भरोसे की कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शुरुआती संदेहों को तोड़ने की जो हर फाउंडर फेस करता है। कहानी शुरू होती है श्रीधर वेम्बू से। जरा 1990 के दशक का वो माइंडसेट इमेजिन कीजिए। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड, कोई फैंसी डिग्री नहीं, ऊपर से कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन भाई कोडिंग स्किल्स एकदम नेक्स्ट लेवल। जब वो यूएस में काम कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बोल्ड सवाल आया, क्या हम इंडिया से बैठकर पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? उस दौर में इंडिया को सिर्फ एक आउटसोर्सिंग हब माना जाता था, तो जाहिर सी बात है उनके इस विजन को ज्यादातर लोगों ने लिटरली एक मजाक समझा। और देखा जाए तो ये डाउट बेवजह भी नहीं था। 90 के दशक का सॉफ्टवेयर मार्केट ना एक अभेद्य किले की तरह था, जिस पर माइक्रोसॉफ्ट जैसे गिने चुने दिग्गजों का कब्जा था। उनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे थे और सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए बने थे। यहीं पर श्रीधर को एक ब्रिलियंट गैप दिखा। उन छोटे बिजनेसेस का क्या, जिन्हें ग्लोबल क्वालिटी का सॉफ्टवेयर चाहिए लेकिन अफोर्डेबल प्राइस पर। एक यंग फाउंडर की नज़र से एग्जैक्टली यही वो प्रोडक्ट मार्केट फिट था जिसने ज़ोहो को जन्म दिया। अब आते हैं कहानी के उस फेज पर जहां एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया, हाइप को नकारना। जब हर कोई कह रहा था कि ग्लोबल प्रोडक्ट के लिए भारी फंडिंग चाहिए, तब वेम्बू ने स्टैंडर्ड स्टार्टअप प्लेबुक फाड़ कर फेंक दी। कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई वीसी नहीं, उन्होंने किसी फ्लैशी या कॉम्प्लेक्स टेक से शुरुआत नहीं की। उनका पूरा फोकस था सिंपल अफोर्डेबल SaaS टूल्स पर, जैसे ईमेल, CRM और बेसिक ऑफिस टूल्स। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये टूल्स सुनने में अनग्लैमरस या बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन असल में यही किसी भी बिजनेस की रीढ़ होते हैं। अगर आप खुद कुछ बिल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए सबसे बड़ा लेसन है। एक तरफ है सिलिकॉन वैली हाइप, जहाँ कैश बर्न करके रातों रात ग्रो करने और बड़े शहरों में आलीशान ऑफिस बनाने की होड़ होती है। और दूसरी तरफ ज़ोहो की कंसिस्टेंट ग्रोथ, कोई बाहरी पैसा नहीं, शुरुआत में धीमी रफ्तार, लेकिन डे 1 से प्रॉफिटेबिलिटी पर पूरा जोर। अपनी आज़ादी और विजन को बचाने के लिए हाइप को इग्नोर करना और स्लो ग्रोथ चुनना, बॉस, इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मांगता है। तो इस मेंटल स्ट्रेंथ का रिजल्ट क्या निकला? चलिए इस बिलियन डॉलर की असलियत को देखते हैं। जब बाकी दुनिया PR और हाइप में उलझी थी, ज़ोहो चुपचाप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना रहा था। और आज बिना किसी अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग के इनके पास 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। कैश बर्न करने वाले सारे कॉम्पिटिटर्स पीछे छूट गए और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और शानदार प्रोडक्ट ने इन्हें एक ग्लोबल जायंट बना दिया। और ये अडॉप्शन सिर्फ किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है। आज 150 से ज्यादा देशों में छोटे बड़े बिजनेसेस ज़ोहो के प्रोडक्ट्स पर चल रहे हैं। 90s के दशक में जो डाउट था ना कि क्या इंडिया से ग्लोबल प्रोडक्ट बन सकता है, ये नंबर उस सवाल का सबसे जोरदार और साइलेंट तमाचा है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट है वो ये है, इतने भारी स्केल और 150 देशों में प्रेजेंस के बावजूद ये कंपनी आज भी पूरी तरह से एक प्राइवेटली ओन्ड बिलियन डॉलर एम्पायर है। मतलब कोई पब्लिक शेयर होल्डर्स नहीं, कोई वीसी बोर्ड मेंबर्स नहीं जो फाउंडर्स को डिक्टेट करे कि काम कैसे करना है। ये आज़ादी और कंट्रोल सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि शुरुआत में ही मुश्किल लेकिन प्रॉफिटेबल रास्ता चुना गया था। तो अल्टीमेटली हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कंसिस्टेंसी हमेशा हाइप से बड़ी होती है। तो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि अगर आज आप अपना स्टार्टअप बना रहे हैं तो इस एंटी हाइप प्लेबुक को हमेशा याद रखिए। पहला, सक्सेस के लिए फंडिंग मैंडेटरी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है। दूसरा, दुनिया बदलने के लिए आपको हमेशा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया नहीं चाहिए। एक सिंपल, बोरिंग लेकिन यूजफुल आइडिया भी अगर परफेक्टली एग्जीक्यूट हो तो एम्पायर बन सकता है। और तीसरा, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी हमेशा रातों रात वाले हाइप को बीट कर देती है। इस एक्सप्लेनर को क्लोज करने से पहले
एक सवाल जो हर बिल्डर को खुद से पूछना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या इन्वेस्टर आपकी पिच रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ज़ोहो के इस ब्लूप्रिंट को याद कीजिएगा। अगर ₹0 की फंडिंग और एक ड्रॉप आउट के डीप कोडिंग विजन से एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा हो सकता है, तो आपके उस शानदार आइडिया को हकीकत बनने से आखिर क्या रोक रहा है? हाइप का इंतजार मत कीजिए, बस आज से ही बिल्ड करना शुरू कीजिए।